अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फोर वेक्टर फॉर्मूलिज्म। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब पिछले चैप्टर में हमने फाइनल ये किया था कि मिन्कोस्की स्पेस टाइम जो होगी हम उसमें जो फिजिकल लॉज हैं उसे वेक्टर्स की मदद से समझाएंगे या वेक्टर का कंसेप्ट लिया था वहां पे। तो इसी को डिटेल में देखते हैं कि फोर वेक्टर फॉर्मूलिज्म क्या होती है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले चैप्टर में हमने कंक्लूड कर लिया था कि जो फिजिक्स के लॉज हैं हम वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम में। तो अब हम ज्यादा डिटेल में उस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे यही चीज हमें बेसिकली लैंग्वेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाएगी। यानी ये फोर वेक्टर फॉर्मूलिज्म को अगर हमें समझ आ गया तो फिर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और जो ट्विन पैराडॉक्स वगैरह वो सारा इसी से भी बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। तो जब हम रिलेटिविटी का लिटरेचर देखते हैं, जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं या जो एनर्जी मोमेंटम है पार्टिकल के, वो अक्सर हम फोर वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो ये है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। जो फोर वेक्टर हैं ये बुनियादी तौर पे वेक्टर हैं जिसके तीन स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं और एक टेम्पोरल कंपोनेंट होता है। इसको ऐसे अरेंज किया जाता है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कनेक्ट करती है स्पेशल और टेम्पोरल कंपोनेंट्स को इस तरीके से कि किसी एक में भी जो अब ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए जो रिक्वायर होती है, तो उससे रिलेटेड जो दूसरे होंगे उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर इनवेरिएंट होगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे ये फंडामेंटल रीजन है कि हम जो स्पेस टाइम है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसे प्रेफर करते हैं कि फोर वेक्टर को। तो अगर हम कहें कि फोर वेक्टर किसी एक ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे रैंक वन टेंसर है जो कि इनवेरिएंट रहता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और डिटेल में देखते हैं। लेट्स से सेट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स हैं A1 A2 A3 A4 जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले चैप्टर में हमने x1 x2 x3 को किया था। तो अगर उसी सोच पे देखा जाए तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि दोनों आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इनवेरिएंट है तो बीच में इक्वल का साइन आ गया। तो ये जो सेट होगा A1 A2 A3 A4 का, इसे हम फोर वेक्टर इस तरीके से या जस्ट फोर वेक्टर मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे। तो नोटेशन जैसे मैंने पहले कहा कि फोर वेक्टर को लिखा होता है अक्सर में ये ए बोल्ड वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है। तो A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 जो है ये आपका वेक्टर है यूक्लिडियन स्पेस वाले, और जो A4 है ये टाइम पार्ट है जो कि प्योरली इमेजिनरी होगा। अब अगर हम कहें कि इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल जो स्पेस टाइम सेपरेशन वेक्टर के अंदर होंगी, हम उसकी मदद से फोर वेक्टर, फोर वेलोसिटी, फोर मोमेंटम, फोर एक्सेलरेशन, फोर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोर पोटेंशियल, फोर करंट, ये सारी हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दो बड़े अहम कंसेप्ट आते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स और कोवेरिएंट वेक्टर्स। तो पहले तो इनको डिस्टिंक्शन करना समझ नहीं आ चाहिए। आइए, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें जैसे बेसिस वेक्टर को करते हैं, तो वो कोवेरिएंट वेक्टर होगा, यानी उसे हम वन फॉर्म बोल देंगे। इसको हम लिख देंगे ए म्यू, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है ए नॉट A1 A2 A3। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ए नॉट टाइम वाला फैक्टर है, A1 A2 A3 आपके स्पेशल कंपोनेंट्स है। लेट्स से हम कह देते हैं एक वेक्टर है, अगर आप उसको डॉट प्रोडक्ट्स में लेते हैं बेसिस वेक्टर की लैंग्वेज में, तो अगर आप उसकी लेंथ L है तो रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट का होगा तो वो 3 लेंथ आ जाएगी। अगर हम डबल कर देते हैं लेंथ बेसिस वेक्टर की, तो उससे एसोसिएटेड जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो भी डबल हो जाएगी। यानी आपने लेंथ इंक्रीज की तो डॉट प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी, अगर आप लेंथ कम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो सेम वे में वेरी करेंगी, ये सबसे अहम इसमें की पॉइंट है। ठीक है। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि ये कोवेरिएंट कंपोनेंट है। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर प्रोडक्ट बढ़ रही है, अगर आप उसके बेसिस वेक्टर की लेंथ बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, अगर कम कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी कम हो रही है। अब अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट जो ट्रांसफॉर्म होगा एज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में जो बेसिस वेक्टर के, तो इससे हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहेंगे या जस्ट वेक्टर बोलेंगे। तो इसमें इस पहले जो कोवेरिएंट था उसके सबस्क्रिप्ट में था, इसके सुपरस्क्रिप्ट में म्यू डाला हुआ है और इसके नंबर्स भी ऊपर आ गए। तो अब अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं बेसिस वेक्टर की, तो हमारे जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी अगर आपने एक लेंथ इंक्रीज की है बेसिस वेक्टर की,
तो हमारे जो कंपोनेंट वेक्टर्स के वो आपके पास क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वाइस वर्सा चल रहा है, तो कंट्रेरी टू वन अनदर है। तो हम कहेंगे कि आपके पास ये जो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होंगे, जैसे मैंने पहले कहा ए नॉट टाइम कंपोनेंट है और A1 A2 A3 स्पेस कंपोनेंट है फॉर वेक्टर के। अच्छा, तो अगर हम कहेंगे डिस्टिंक्शन क्या होगी बिटवीन कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, तो लेट्स से हम कह देते हैं कि वेक्टर फील्ड देखते हैं जिसमें वेक्टर को डिफाइन किया जाए एक पॉइंट के तौर पे बजाय कि पोजीशन वेक्टर के तौर पे। तो इसे को एक्सटेंड कर लेते हैं नेचुरली कि इसके कंपोनेंट हैं हायर ऑर्डर टेंसर है। तो आपके पास इसे हम दो तरीके से समझेंगे। पहला कि इसके जो कंपोनेंट हैं वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट्स के, डायरेक्शन के, और आपके पास उसमें पैरेललोग्राम बन रही है, टू डायमेंशनल केस है, जैसे आप dx dy के तौर पे देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होंगे इससे हम कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट बोलेंगे। फिर सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेते हैं कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में और वो आपके कोवेरिएंट कंपोनेंट होंगे, तो आपके पास जो इनर प्रोडक्ट होगी वो आपके पास कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर के साथ यानी उसके साथ वो लिखी साथ है जैसे डॉट प्रोडक्ट चल रही होती है। तो अब आपको एनिमेशन के साथ मैं समझाता हूँ कि कैसे आप देखेंगे कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट। आप देख सकते हैं कि जिसमें जैसे मैंने पहले बात की थी कि आप लेंथ बढ़ाएंगे, बेसिस वेक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो कंपोनेंट की लेंथ कम हो जाएगी, तो ये कंट्रावेरिएंट में आएगा। और वो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सेम एक तरह से बढ़ेगा किसमें, जब आप किसमें देखेंगे, कोवेरिएंट में। तो अब आप नीचे से एनिमेशन में देख सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।